अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। सीएसएस के बारे में आज एक और इम्पॉर्टेंट और अहम सेशन आपसे करने जा रहे हैं, जो अक्सर एस्पिरेंट्स को जाने में अनजाने में समटाइम वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं टाइमली। तो जब ये समझ लें कि कौन सा उनका सब्जेक्ट मुश्किल है, वो कंपलसरी में से भी कोई हो सकता है, वो ऑप्शनल में भी हो सकता है। जब आपने एरिया डिटेक्ट कर लिया, समझो कि आपने आधी अपनी मुश्किल आसान कर ली। एक लंबी फहरिस्त है सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी और ऑप्शनल की भी। जो एकेडमिक लेवल पे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत कम पोर्शन ऐसा होता है जो हमें सपोर्ट करता है सीएसएस की प्रिपरेशन में। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें एज ऑप्शनल लेना पड़ते हैं, तो सम टाइम वो एक इंसान की नेचर के साथ सूट नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम फील करता है उन सब्जेक्ट में। और सम टाइम ऐसा सब्जेक्ट होता है कि वो वाकई मुश्किल होता है, जिसके साथ ऐसे स्टूडेंट का कोई लेन देन नहीं होता। यानी कि कोई साइंस के अलावा स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो उसको एवरीडे साइंस में मुश्किल हो सकती है। और जो इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट किसी में उसने मास्टर किया, उर्दू वगैरह में, तो उसको इंग्लिश ऐसे और प्रेसी में मसला आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि कौन सा सब्जेक्ट सब के लिए आसान है और कौन सा सब्जेक्ट सब के लिए मुश्किल है। ये पर्सन टू पर्सन, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करता है। कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल हो तो आप उसको कैसे आसानी से टैकल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को गो थ्रू करें डीपली, बहुत केयरफुली ऑप्शनल सब्जेक्ट को गो थ्रू करें। एक लंबी फहरिस्त है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में फिर फर्दर जो है वो सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट गिवन है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं वो देखें कि आपकी नेचर के साथ सही है या नहीं है। सिर्फ उस सब्जेक्ट के टाइटल के साथ ना जाएं, बल्कि उसकी आउटलाइंस को भी डिटेल से पढ़ें, हर टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में जाएं। जब एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि जी आपके इतने सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट आपको लेना पड़े जिसकी आपको नो हाउ ना हो, और उसकी आपको बेसिस बनानी पड़े, और बेसिक से लेके एडवांस की तरफ आपको जाना पड़े, तो कोई बात नहीं है। अगर आप उसको पॉजिटिव माइंड के साथ, आप एंथुसिस्टिक हैं, आप जज्बे के साथ चलते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो हो सकता है। सिर्फ उसको टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। जब एक सब्जेक्ट ले लें और वो मुश्किल लगे, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये सब्जेक्ट तो मेरी समझ से बालातर है। फिर सरेंडर करने का एक ऐसा टाइम होता है कि टाइम नहीं होता। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि एस्पिरेंट ने एक अटैम्प्ट ली और दूसरी अटैम्प्ट में फिर सब्जेक्ट चेंज कर रहा होता है, तीसरी में फिर चेंज कर रहा होता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। फ़र्स्ट टाइम ऐसे सब्जेक्ट लें, अल्लाह ना करे आपकी फ़र्स्ट टाइम में अटैम्प्ट में आपको सक्सेस नहीं हासिल होती, तो दूसरे में भी वही सब्जेक्ट रखें, तीसरे में भी वही रखें। चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा आपको एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, और ऑप्शनल को बहुत केयरफुली चूज़ करें जो आपकी फ़ील्ड के साथ इंटरेस्ट आपका हो, जिसको स्टडी करते हुए आपको एक अच्छा फ़ील करते हों, जिसको 2-3 घंटे भी आप स्टडी करते हो तो बोरियत ना होती हो। या ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल ना लें जिसमें आपकी बेसिक्स ही बहुत वीक हों, या जिसमें बिल्कुल आप इरिटेट फील करते हों, तो ऐसा ऑप्शनल ना लें। ऑप्शनल को केयरफुली आपने चूज़ करना है। इसके बाद आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि आपका टोटल सिलेबस कितना है, कितने उनमें से मुश्किल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आसान है। सम टाइम ऐसे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो आपको टोटली बहुत इजी लगता है, लेकिन उसके 3-4 टॉपिक मुश्किल लगते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता हो। तो पहले आप उस टफ एरियाज़ को रेड लाइन में अपने टाइम टेबल में शामिल कर लें कि ये सब्जेक्ट आपका रेड एरिया है जिसमें आपको मुश्किल है, या उसकी फर्दर आउटलाइन में कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको सही समझ नहीं आता, उसको भी रेड कर लें। वो आपके हिट लिस्ट पे होना चाहिए, जिसको आप हर तरह से जो है ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि ब्रेक डाउन द टॉपिक्स, कि जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, एक उसका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के फर्दर देखें कि जी 12 चैप्टर हैं, चैप्टर में फिर फर्दर उसके आगे आ जाते हैं, फर्दर उसके पोर्शन है, या एक चैप्टर के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि 7-8 छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं। उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 फोकस करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, सारे के सारे टॉपिक को वन टाइम में गो थ्रू करने की कोशिश ना करें कि वन सिटिंग में ही आप उन 4-5 चैप्टर्स को
एकदम क्लियर कर लें या एक सिटिंग में ही आप उस चैप्टर को ख़त्म करें, या फिर आपकी ये स्ट्रेटजी हो जाए कि मैं वन सिटिंग सच लाइक कि 1 महीने का टाइम देना है और 2 सब्जेक्ट जो मुश्किल हैं उनको ही कवर करना है। ऐसा करने से बोरियत होगी, आपको अपनी अचीवमेंट नज़र नहीं आएगी, आप दिल हारते जाएंगे, आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे आपका जो नॉलेज परसेप्शन लेवल है वो डाउन होता जाएगा। सो जो भी सब्जेक्ट है उसको एक सब्जेक्ट में फ़र्दर ब्रेक करें, चैप्टर्स को फ़र्दर ब्रेक करें सेक्शंस को फ़र्दर ब्रेक अगर कर सकते हैं तो देख लें कि किस तरीके से आपने एक टॉपिक को लेके चलना है। पर डे एक ही मुश्किल टॉपिक को टाइम दें, जिसमें आपकी हो सकता है घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद छोटा सा टॉपिक 2-3 पेजेस का बड़ी मुश्किल से कवर करते हूँ। साथ ही कोई आसान सब्जेक्ट ले लें जिसको 2 घंटे पढ़ने से आपके 5-6 पेजेस याद हो जाते हों या चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हूँ। तो CSS में तो वैसे याद करने का नहीं होता, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, आपने अपनी माइंड को उन चीज़ों के कन्फ्रंट करना होता है, मतलब उसके अपडेस्ट करना होता है। इसके बाद आ जाता है कि स्टडी रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आपके लिए नोट्स बेस्ड जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद तो आपको कहीं इधर उधर की बुक्स वगैरह की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लेक्चर्स होते हैं कम्प्रीहेंसिव होते हैं, आउटलाइंस होती हैं, उसकी मटेरियल भी गिवन होता है, और साथ में आपको की पॉइंट्स भी होते हैं। जिन की पॉइंट्स को आप लिख लें तो एक किस्म के आपके एक टॉपिक के वो नोट्स बन जाते हैं जिनको आपने याद रखना होता है। इसके अलावा अपना स्टडी स्केड्यूल रखें। जो मुश्किल सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो इसको 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट दें। जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, रेगुलर दें। दूसरा सब्जेक्ट कोई ऐसा हो सकता है जिसको 1 दिन के बाद आप स्टडी करते हो, लेकिन जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनको पर डे थोड़ा टाइम दे लें, 20 मिनट दे लें, 30 मिनट दे लें, लेकिन दें लाजमी। उन सब्जेक्ट को बिल्कुल गैप देने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्केड्यूल जो बनाते हैं उनमें टफ़ एरिया के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उस वक्त टाइम दें जो आपका बिल्कुल रिलैक्स हो, जब आपका जो फ्रेश मूड हो, जब आपकी नॉलेज परसेप्शन अच्छी हो, स्टडी करने का दिल करता हो और आपके ऊपर कोई और परेशानी ना हो, बिल्कुल आराम से बैठ के आप उसको स्टडी करते हैं। तो स्केड्यूल में ऐसा टाइम मुश्किल सब्जेक्ट के लिए मुख्तस करें। एक आइसोलेटेड जगह हो या आपका स्टडी रूम हो जहाँ पे आपको शोर ना हो, आपका सेल फ़ोन ना हो, या बाकी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ ऐसा टॉपिक आ सकता है जो इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको मुश्किल नहीं होती। यूट्यूब पे आप उसको सर्च करते हैं, किसी टीचर से गाइडलाइन लेते हैं, इसके अलावा किसी प्रोफेसर से मिलते हैं, तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं ये आपने उनके देखने होते हैं कि उसकी फ़र्दर गाइडलाइन लें जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जी स्टडी प्लान ऐसे तरीके से लेके चलें कि आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। जो आपके टफ़ एरियाज लगते हैं, टफ़ सब्जेक्ट लगते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो उनके पास पेपर देखें, रैंडमली कोई क्वेश्चन किसी से पूछें, कि किसी से कहें कि मुझसे इसके बारे में कोई सवाल करें उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी कितनी ग्रिप है, कहाँ पे आप वीक हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रैक्टिस के मेथड्स हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। पास पेपर में से किसी क्वेश्चन को लेके अटैम्प्ट करना, किसी चैप्टर में जो एंड पे गिवन क्वेश्चन हैं उनमें से किसी क्वेश्चन को लेके उसको अटैम्प्ट करके किसी से मार्क करवाना। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नोट्स बनाएं, बार बार उनको रिवाइज़ करें। जो मुश्किल सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा टाइम दें नोट्स बनाने में भी और रिवीजन करने में, लेकिन स्मार्टली हो। ये नहीं है कि आप स्टडी टाइम जितना आप 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो 4 आवर जो है वो टफ़ सब्जेक्ट को ही दे रहे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट जो 2 आवर्स हैं वो आप सारे आसान सब्जेक्ट को देते हैं, और आसान सब्जेक्ट आपके बिल्कुल पीछे रह जाएं और जो टफ़ सब्जेक्ट आपको लग रहे थे उसमें आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। लेकिन एक बैलेंस भी रखें साथ साथ में, लेकिन टफ़ सब्जेक्ट को बिल्कुल आपने जो है वो सीरियस लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है। एंगेज इन एक्टिव लर्निंग, यानी कि एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो उसकी रीसेंट डेवलपमेंट हैं वो देखें। आपके माइंड में क्वेश्चन फर्दर क्या आते हैं वो पूछें दूसरों से, एक्सपर्ट जो हैं उनसे एंगेज हों। ये इसका एरिया क्या है, इसके मेन जो इसके हॉट टॉपिक्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट इस पे क्या है, रीसेंट इसमें रिसर्च का एरिया कौन सा है। यानी कि एक्टिवली उस सब्जेक्ट को लेकर चलें, ना कि सिर्फ जो बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़ते जाएं। उससे आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को आप परसीव करते हैं और उसमें भी आधी चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद। लेकिन जब आप एक्टिव लर्निंग करते हैं तो हर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से ग्रिप होती है। इसके अलावा मोटिवेट रहें, परेशान नहीं होना। आपकी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उससे आप मोटिवेटेड रहते हैं। हमेशा जो एक दिन में अचीव करते हैं उस पे सेलिब्रेट किया करें कि आज का दिन आपका ज़ाया नहीं गया, बल्कि आपने कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग की है। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्रेक दें, अपने आप को फ्रेश रखें और अपनी
हेल्थ का आपको लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा जो आपके पीयर्स हैं, कोशिश करें कि एक ग्रुप स्टडी बनाते हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके बहन भाइयों में से कोई ऐसा है जो आपके साथ CSS कर सकता है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो आपके कज़न में से या सिस्टर में से या बहन भाइयों में से कोई भी हो सकता है, वो उसमें मास्टर कर सकता है और साथ में आप उसके डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि वो मास्टर लेवल की फर्दर उसको आप ये कह सकते हैं कि वो इसमें मास्टर करे इस सब्जेक्ट में, और आप उसको एज ए ऑप्शनल लेके दोनों आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ती हैं, सपोर्ट करना है अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द में जो आपको थोड़ी सी सपोर्ट दे सकता है और उसके बदले में उसका भी फ़ायदा हो। तो ये चीज़ों को लिंक अप करने से आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर ऐसा हो जाता है कि 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं, एक चैप्टर आप उसको दे देते हैं, दूसरा वो आपको एक चैप्टर दे देता है, दोनों अपनी तैयारी करते हैं, वो आपसे एक टेस्ट लेता है, आप उससे एक टेस्ट लेते हैं, तो फिर अल्टरनेटिवली जिस चैप्टर में से उसने आपका टेस्ट लिया आप उसका फर्दर ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों की कोशिश ये होती है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन डालें, और फिर क्या होता है ज़्यादा स्टडी डीपली किया जाता है ताकि मैं उससे अच्छे मार्क्स ले सकूँ। सो ये जो एक वर्चुअल और एक आर्टिफिशियल कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है, उससे आपको ज़्यादा लर्निंग होती है और इन्जॉय भी करते हैं। इसके अलावा रिव्यू करें वक्तन फ़वक्तन और अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्टडी में ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं, एक चैप्टर, हर पर्सन जो है वो दूसरे से टेस्ट लेता है और एक क्वेश्चन जो आप तैयार करके उसमें से अटैम्प्ट करते हैं, तो आपका लेवल का चेक हो जाता है कि 12 लोगों ने 12 चैप्टर में से एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया, तो उनका अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार क्या था, किसने अच्छी प्रेजेंटेशन की, किसका नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी थी, तो आप उसको फिर बेंच मार्क कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं कि वो उसके पढ़ने का स्टाइल क्या है, आप में अगर कोई थोड़ी सी वीकनेस है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से जो कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट हो आपको वो आसान लगने लगेगा। ये सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि आप उसको कंसंट्रेट करें, फोकस करें कंसिस्टेंटली और परमानेंटली, उसको टाइम देते हुए तवज्जो के साथ उसको लेके चलें और अपनी बेस बनाएं, नोट्स बनाएं, रिवाइज़ करें। तो इससे आप आसानी से जो है वो अपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी आसान कर सकते हैं। तो बाकी हमारे कंपलसरी कोर्सेज कंपलसरी सब्जेक्ट का कोर्स भी अवेलेबल है, ऑप्शनल को भी हम फोकस कर रहे हैं। तो आप हमारी विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट www.howardacademy.com को। मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे आपको मुश्किल सवाल हो जहाँ पे आप समझते हो कि यहाँ से आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है और आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है या आपके एक्सेस में नहीं है, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उस पर आपको एक अच्छे तरीके से जो है एक ट्यूटोरियल देंगे जिससे आपकी ये जर्नी आसान हो सकती है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।